नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। भारतवर्ष के अंदर मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल टूरिज्म बढ़ता चला जा रहा है, नए नए कॉलेज खुलते चले जाते हैं, टेक्नोलॉजी भी आती जा रही है। उसके साथ साथ भारतवर्ष के डॉक्टर भी इनोवेशन कर रहे हैं। वो भी टेक्नोलॉजी को इस तरह से प्रयोग कर रहे हैं जिससे पेशेंट को फ़ायदा भी हो, समय भी कम लगे और सुरक्षा भी हो। इसी कड़ी में हम शुरू करते हैं आज की हेल्दी टॉक। हेल्दी टॉक का मतलब ये है कि हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए, शरीर में हर पार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए और हमारे पास किस तरह के डॉक्टर हैं जो आपकी हेल्थ को आंख से लेकर के पैर तक स्वस्थ रख सकते हैं। उसी कड़ी में आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर राकेश गुप्ता से। राकेश गुप्ता 50 साल के हैं। उन्होंने MBBS किया मेडिकल कॉलेज से, परंतु उन्होंने एक नई इनोवेशन की है जो विश्व भर में लोग कहते हैं कि नहीं है बिल्कुल उस तरह की। हालांकि पेशेवर से वो आँखों का सर्जरी करते हैं, कैटरेक्ट निकालते हैं, आँखों को ठीक करते हैं। बहुत पेशेंट उनके पास आते हैं, पर उनके दिमाग में पता नहीं कैसे आया कि बाकी डॉक्टर तो एक हाथ से सर्जरी करते हैं, ये ऐसे डॉक्टर हैं जो दोनों हाथ से सर्जरी करते हैं। यानी कि इनके सीधा हाथ भी उतना सफिशिएंट है जितना इनका लेफ्ट हैंड है। तो इनके यहाँ कंपटीशन हो रहा है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को मिला करके। ये अपने आप में एक अजीब कला है। कैसे आई, कितनी सफल हुए है, कितने पेशेंट की किया इन्होंने, इसी पर हम करेंगे आज हेल्दी टॉक डॉक्टर राकेश गुप्ता से। डॉक्टर साहब का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। पहले तो आप परिचय दीजिए, आप कहाँ से आए, कैसे पढ़े, क्या किया, डॉक्टर कैसे बन गए आप? तो सर बचपन मेरा एक मिडिल क्लास फैमिली में निकला है और बिजनेसमैन रहे हैं। पढ़ने का शौक़ था, हालांकि व्यापारियों के घर में मिडिल क्लास फैमिली में पढ़ने का कल्चर नहीं होता, पर मुझे शुरू से ही पढ़ने का शौक़ था। तो मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से UCMS से MBBS किया, फिर मौलाना आज़ाद से मैंने आँखों में स्पेशलाइजेशन की, फिर मैंने फेलोशिप की LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद से, और फिर मैंने स्कॉटलैंड ग्लासगो से FRCS किया। और आज मैं अपना एक आई हॉस्पिटल चला रहा हूँ। 2 हॉस्पिटल हैं, तीसरा खोल रहा हूँ मैं। और जो मेरी स्पेशलाइजेशन है, आप तो चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्रेया आई सेंटर के। यस सर। तो आपका बड़ा बढ़िया सेंटर चलता है, सुना मैंने। तो श्रेया आई सेंटर का मैं 19 साल से चला रहा हूँ सर, और अब 2 सेंटर हो चुके हैं, तीसरा सेंटर भी खोलने में प्लान कर रहा हूँ मैं। और एक बताइए, आपने आँखों वाला एरिया क्यों चुना? लोग हार्ट में जाते हैं, कैंसर में जाते हैं, जितनी फैशनेबल बड़ी बड़ी डिजीज़ हैं, आप आँखों की तरफ चले गए, क्या कारण है? आपकी आँखों पर क्यों लगी जाकर? तो सर एक तो पहली बात, मुझे थोड़ा बचपन से ही ना कारीगरी और आर्ट का शौक़ था। छोटी चीज़ें तो आँखों की सर्जरी ना माइक्रो सर्जरी कराती है, तो इट इज़ वेरी क्लोज टू आर्ट। और मेरा मानना है हर सर्जन एक तरह से आर्टिस्ट होता है। मतलब आप पेंटिंग वेंटिंग करते हैं क्या? हाँ, मुझे पेंटिंग का भी शौक़ है। मुझे हर तरह की आर्ट जो भी हाथों से की जा सकती है, चाहे स्कल्पचिंग हो, चाहे पेंटिंग हो, मुझे इन चीज़ों का शौक़ है। और जब हम MBBS में हम जाते थे तो मैंने देखा कि जो आई सर्जरी है उसमें माइक्रोस्कोप यूज़ होता है और बहुत फाइन मूवमेंट्स चाहिए। देखिए, पेंटिंग भी ग्रॉस पेंटिंग होती है, उसके साथ फाइन डिटेलिंग वाली पेंटिंग होती है। जितनी डिटेलिंग होती है वो उतनी ज़्यादा नेचुरल हो जाती है। और आँखों की सर्जरी जहाँ तक बात करते थे, इट इज़ अ माइक्रो सर्जरी जिसमें प्रिसीजन बहुत ज़्यादा चाहिए। और समहाउ आई गॉट फैसिनेटेड बाय दिस ऑफ्थल्मोलॉजी। और मुझे खुशी है क्योंकि जिस समय मैंने ऑफ्थल्मोलॉजी ली थी 25 साल पहले, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी इवॉल्व नहीं हुई थी। और अब टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती जा रही है। और साथ ही साथ जिसके लिए मैं यहाँ पे फेमस हुआ हूँ कि एम्बीडेक्सटेरिटी, दोनों हाथों को इक्वली कैपेसिटी से यूज़ करने की क्षमता, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैंने स्किल इंप्रूव करी है। तो मेरा क्या मानना है कि इंसान क्या ये ड्यूल टेक्नोलॉजी टनल की बात करते हैं, कई बार आपने देखा, आपका मैं पूरा नहीं यूज करूँगा, टेक्निकल वर्ड्स हैं। हमारे पेशेंट्स को अगर आप डॉक्टर हैं कुछ बताना होगा कि आप जो करते हैं टनल का मामला जो आता है जिसके अंदर कि दोनों आंखों में टनल आपने बनानी है, उसको कैटरेक्ट को भी ठीक करना है या और करेक्शन करनी है आपने आई साइड की, तो उसके लिए ये क्या टेक्निक है जो आपने डेवलप की है? हाँ। ये फ़र्क क्या है आपके उसके अंदर? तो देखिए, आमतौर पे कोई भी जो कैटरेक्ट सर्जरी या कोई आई सर्जरी करता है तो एक हाथ डोमिनेंट होता है। तो जो मेन इंस्ट्रूमेंट होता है वो एक हाथ में होता है और सपोर्टिव इंस्ट्रूमेंट दूसरे हाथ में होता है। तो कोई भी अगर कोई राइट हैंड डोमिनेंट है या लेफ्ट हैंड डोमिनेंट है, उसके लिए राइट हैंड के लिए राइट आई में ऑपरेशन करना ज़्यादा ईजी होता है, राइट साइड से टनल बना के। जो लेफ्ट हैंडेड है उसके लिए लेफ्ट हैंड से टनल बना के ऑपरेशन करना ईजी होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जब, क्योंकि आँख में जो नाक बीच में होने की वजह से हमें राइट और लेफ्ट आई में जो हमारी जो डेक्सटेरिटी है, जो हाथ यूज़ करने की, जो मूवमेंट की जो हमारी एक क्षमता होती है, वो लिमिट हो जाती है। जब मुझे ये ख्याल आया एम्बीडेक्सटेरिटी का और धीरे धीरे मैंने इवॉल्व करी, अपने आप को ट्रेन किया, तो मैं नेचुरली एम्बीडेक्स्टर्स नहीं हूँ, मैं एक्वायर्ड हूँ। मतलब मैंने धीरे धीरे अपने आप को ये स्किल डेवलप की है, वो भी 45 साल की उम्र में। अब इसका फ़ायदा क्या है कि अगर मैं 2 रास्ते से होल बना सकता हूँ,
तो कॉर्निया जो हमारे एक सर्कल की तरह है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, क्रिकेट फील्ड एक राउंड फील्ड होती है, कोई बैट्समैन अगर राइट हैंडेड है तो अगर वो ऑफ साइड पे शॉट मारता है, ठीक है, या लेग साइड पे शॉट मारता है, तो उसके वीक पॉइंट्स देख के बॉलर को पता लग जाता है कि मैं फील्डिंग वहां सेट कर देता हूँ, वहां बॉल मार के आउट कर दूंगा, कैच हो जाएंगे। पर अब देखिए डिविलियर्स है, सूर्य कुमार यादव है, जो मिस्टर 360 डिग्री बैट्समैन बोलते हैं, जब वो देखता है कि उन्होंने फील्ड सेटिंग राइट साइड पे कर रखी है, वो स्विच करके दूसरी तरफ शॉट मार देते हैं। 360 डॉक्टर हैं क्या? तो मेरे फ्रेंड्स मुझे 360 डिग्री सर्जन बोलने लगे हैं, वो मुझे कहते हैं कि मैं ऑफ्थेल्मोलॉजी का सूर्य कुमार यादव हूँ, और ये मेरे लिए बड़ी एक उपाधि है जो मेरे फ्रेंड्स देते हैं मुझे, जो मेरे फ्रेटर्निटी के लोग हैं। तो कई बार ऑपरेशन के समय ऐसे चैलेंज आते हैं, जैसे पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट है, उसमें अगर हम एक ही होल से मोतियाबिंद निकालते हैं तो इससे पहले आप कैटरेक्ट कैसे करते हैं ऑपरेशन? मैं एक बार, जो हमारे दर्शक हैं वो सोचते हैं कैटरेक्ट किस उम्र में आता है, कैसे पता लगता है कैटरेक्ट हो गया? तो देखिए किस स्टेज पे आपके पास आना चाहिए उनको? हाँ, पहली बात तो देखिए मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है, मेरा मानना है अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे 90-100 साल तक जीता है तो ये संभव ही नहीं है कि आंख में मोतियाबिंद ना हो। वो अलग बात है कि वो ऑपरेशन के लायक है या नहीं है। तो जैसे बाल सफेद होते हैं उम्र के साथ, मोतियाबिंद भी उम्र के साथ होने वाला एक पड़ाव है। इसको बीमारी का नाम मान के इसको एक नॉर्मल पड़ाव मानिए। तो यदि मोतियाबिंद की खबर मिलती है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोतियाबिंद का आजकल टेक्नोलॉजी से इतना अच्छा इलाज अवेलेबल है। और केवल मोतियाबिंद का इलाज नहीं, मोतियाबिंद के साथ चश्मे से छुटकारा मिल जाता है आजकल। डॉक्टर साहब, मोतियाबिंद है मेरे को, ये एक पेशेंट को कब पता लगता है? किस इंडिकेशन, क्या फीचर, हाँ। क्या ऐसी चीजें होती हैं जिससे पता लगता है कि मोतियाबिंद हो गया मेरे को? हाँ, तो देखिए मोतियाबिंद जब होना शुरू होता है, हम लक्षणों की बात करें प्रभु जी, तो एक तो होता है कि रोशनी धुंधली पड़ती जाना, दूसरा होता है कभी कभी चश्मे का नंबर जल्दी जल्दी बदलते रहता है, तीसरा होता है कि रोशनी के अनुसार आपकी विजन फ्लक्चुएट होती है। क्योंकि मोतियाबिंद में भी ना पेरिफेरल है, सेंट्रल है, कि मध्य में मोतियाबिंद बन रहा है या लेंस के बाहर बन रहा है, तो उस पर क्या होता है, किसी को तो रात की रोशनी अच्छी होती है और दिन में आंखें चुंधियाने लग जाती है तेज रोशनी में, किसी को उल्टा होता है। कोई कहता है कि मुझे तेज रोशनी में तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन शाम के समय मुझे मेरी रोशनी कम होने लग जाती है। अब इसके साथ साथ एक क्या होता है कि आपका केवल धुंधलापन आने शुरू हो जाता है। कई लोग कहते हैं जी पहले मैं एक ट्यूबलाइट में पढ़ पाता था, अब मुझे दूसरी लगानी पड़ रही है, अब धीरे धीरे तीसरी लगानी पड़ रही है, यानी कि एक्स्ट्रा रोशनी की जरूरत होती है। ये पहले लक्षण है, ये पहले लक्षण है मोतियाबिंद होने के। आपको। और दूसरा क्या होता है, कभी कभी मोतियाबिंद हो रहा होता है, केवल चश्मे का नंबर बदले जा रहा है। और कभी कभी मैं आपको एक बताऊंगा, एक बड़ी हैरानी की बात है, कुछ लोग कहते हैं जी मैं तो मैंने कुछ अच्छा खाना शुरू कर दिया या योगा शुरू कर दिया, कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया और मेरा चश्मा नजदीक का हट गया। तो देखिए अगर नजदीक का चश्मा हट गया ना प्रभु जी, तो मोतियाबिंद का निशानी है ये। मतलब अगर किसी की आंखों में योगा से हटता है कि नहीं हटता मोतियाबिंद? देखिए जो साइंस ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है। है। देखिए लेकिन मेरा मानना है कि यदि आंखों में चश्मा आ गया है तो एक एनाटॉमिकल फैक्ट है, जैसे योगा करने से सफेद बाल काले नहीं हो सकते, तो मोतियाबिंद नहीं निकल सकता। और योगा से मोतियाबिंद नहीं निकल सकता है ना? नहीं निकल सकता, बिल्कुल नहीं निकल सकता। साइकोलॉजिकल इंप्रेशन आपका है, हाँ, कि सेटिस्फाइड हो गए, हट गया। क्योंकि हमारे समाज में लोग ऑपरेशन से बचने के लिए, ठीक है ना, जो दूर भाग रहे होते हैं, तो फिर उनको लोग रात को 12 बजे बेचने वाले बहुत मिल जाते हैं। एक लक्षण आपने बताया कि आपको लाइट की तरह, दूसरा लक्षण क्या होता है? दूसरा होता है कि आंखों का ग्रेजुअली रोशनी कम होते जाना, कि आपको कोई भी चीज़ जो पहले साफ दिखती थी अपने घर में बैठे बैठे, अब आपको लगेगा नहीं, छोटी चीज़ पढ़ना मुश्किल होते जा रहा है। जैसे कोई बारीक है, पहले आप, कुछ लोग कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ पाता था, अब कोई बात नहीं, मैं ना सब हेडलाइंस पढ़ के काम चला ले रहा हूँ। फिर आगे बढ़ते चलो मैं सिर्फ हेडलाइन पढ़ के काम चला लेता हूँ। फिर कुछ लोग कहते हैं अपने पोते पोते को दे दे, तू पढ़ के सुना दे। तो कहीं ना कहीं आपकी जो पढ़ने की क्षमता कम होने लगती है। टीवी देखते समय धुंधला नजर आने लगता है, चैनल साफ नहीं दिख पा रहा क्या है, क्रिकेट देख रहे तो स्कोर में कंफ्यूजन होने शुरू हो जाती है। और यदि चश्मे से आपकी रोशनी नहीं बढ़ रही तो उसका मतलब है मोतियाबिंद होने के काफ़ी अंदेशा है आपकी आंखों में। तो किस उम्र में शुरू होता है आपको लगता है? देखिए आमतौर पे 50, 55, 60 की उम्र के बाद मोतियाबिंद शुरू होता है, लेकिन कुछ सिचुएशन में, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, उसको मोतियाबिंद जल्दी हो सकता है। आंख में चोट लग जाए तो मोतियाबिंद जल्दी हो सकता है। कुछ बीमारियों में स्टीरॉइड्स लेना पड़ता है हमें, जैसे किसी को अस्थमा है, बार बार उसको स्टीरॉइड लेना पड़ता है। किसी को गठिया बाय है तो खाने के लिए स्टीरॉइड्स लेने पड़ते हैं। कभी कभी जब कोविड में बहुत लोगों को स्टीरॉइड दिए गए, तो यदि स्टीरॉइड लगातार लेने पड़ते हैं उसमें मोतियाबिंद जल्दी हो सकता है। और एक बात और बताऊंगा, कंजेनिटल कैटरेक्ट भी होता है, जब बच्चा पैदा होता है, कभी कभी किसी को पैदा होते ही मोतियाबिंद हो सकता है। तो जब आपके पास आता है डॉक्टर, तो जब कोई पेशेंट आपके पास पूछने के लिए आता है कि मेरे को मोतियाबिंद है, तो आप उसको सबसे पहले क्या एडवाइस करते हैं? देखिए सबसे पहली बात तो कि अगर मोतियाबिंद है, हाँ, कोई पेशेंट आता है, आमतौर पर पेशेंट, कुछ लोग तो कह के आते हैं कि मोतियाबिंद चेक करना है कि हुआ नहीं हुआ, क्योंकि मोतियाबिंद शायद बड़ा कॉमन है। तो कभी कभी हम देखते हैं किसी की डायबिटीज़ की वजह से आंखें खराब हो रही है, वो मोतियाबिंद सोच के आता है, हम कहते हैं नहीं मोतियाबिंद नहीं है। लेकिन अगर मोतियाबिंद है और कंफर्म होता है तो सबसे पहले तो हम तसल्ली देते हैं कि मोतियाबिंद कोई कैंसर की तरह खतरनाक बीमारी नहीं है।
और मैं एक बात कहता हूँ, आज मुझसे अगर ईश्वर कहे कि मेरे को मुझे तेरी आंख में एक तकलीफ देनी है, बता कौन सी बीमारी दूँ, मैं कहूँगा मोतियाबिंद दे दो। दैट इज क्योरेबल, दैट इज कंप्लीटली क्योरेबल, करेक्ट, कंप्लीटली क्योरेबल। इसके अलावा कोई भी बीमारी आएगी ना प्रभु जी आंखों में, वो या तो जिंदगी भर इलाज मांगेगी, ठीक है, या फिर रोशनी इंप्रूव ही नहीं होगी। पर मोतियाबिंद के रिस्क भी थे ना, कई लोगों के लोग कहते हैं कई बार डर लगता है, बूढ़े लोगों को, मिडिल क्लास लोगों की होता है कि कराने जाएंगे तो कहीं आंख चली जाएगी। इसको कैसे, साइकोलॉजिकल है ये भी। बहुत अच्छा सवाल पूछा है जी। पुराने ज़माने में तो मेरी मदर का एक्सपीरियंस है, उनकी आँख ही एक चली गई थी, तो इसलिए ये आप लोगों को बताना पड़ेगा पेशेंट्स को कि इसमें कोई अंधा होने का खतरा नहीं है। तो देखिए, अच्छी तरह मैं कहूँगा कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन किचन में खाना बनाने से ज़्यादा सेफ है, फ्लाइट में ट्रैवल करने से ज़्यादा सेफ है, टाइम भी कम लगता है, 5-10 मिनट में ऑपरेशन हो जाता है। हम डेली जो काम करते हैं 99.99% तक सेफ है। और टेक्नोलॉजी, हाँ ये जरूर है, आप कौन सी टेक्नोलॉजी चूज कर रहे हैं, किस तरह के आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, किस तरह का ऑपरेशन थिएटर है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर आप एक अच्छी सर्जन के साथ अच्छे अस्पताल में, अच्छे ऑपरेशन थिएटर में अच्छी मशीनों से ऑपरेशन करा रहे हैं, तो रिस्क फैक्टर लेस देन 0.01% है सर। बहुत अच्छी, बहुत सारे डॉक्टर हैं दिल्ली के अंदर भी हैं, सारे इंडिया के अंदर जाते रहते हैं लोग। आपको लगता है कि कैटरेक्ट के केसेस बढ़ रहे हैं लगातार? आपको लगता है परसेंटेज ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज हाँ बढ़ रहा है क्या? हाँ, कैटरेक्ट की जो प्रेवलेंस बढ़ते जा रहा है, इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है सर। क्यों? उसके कुछ कितना कारण बढ़ा है? हाँ, तो दिल्ली जैसे शहर में आपके पास पेशेंट भी नंबर बढ़ा होगा, एक तो आपकी पॉपुलैरिटी की वजह से बढ़ा होगा, दूसरा वैसे भी बढ़ा होगा। तो देखिए सर, इसके कारण कई है, मल्टीफोल्ड। एक तो है कि हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, जो कभी 55 साल हुआ करती थी, 72 साल 68 साल होने लगी है। तो जैसे जैसे वृद्धों की संख्या बढ़ती है, उम्र के साथ होने वाली बीमारी डेफिनेटली उसकी जो रेट बढ़ जाएगा। इसके अलावा बात आती है लाइफस्टाइल डिजीजेस। आजकल सब देखते हैं, सब कंप्यूटर पे रहते हैं, ओबेसिटी बढ़ रही है, शुगर जल्दी हो रही है लोगों को, बीपी ज़्यादा हो रहा है, एंग्जाइटी, आप देखिए साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, लोग उसके लिए स्ट्रेस में रहते हैं। तो इन सब से कहीं ना कहीं कैटरेक्ट जो है वो उसकी जो इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है, ज़्यादा लोगों में मोतियाबिंद हो रहा है। यंगर एजेस में भी आ रहा है क्या? बिल्कुल, यंगर लोगों में भी आने लगा है। आज बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, स्टीरॉइड्स लेते हैं इंजेक्शन के रूप में सर, उससे मोतियाबिंद आ जाता है। उससे आता है। मतलब जितने लोग जिम जाकर स्टेरॉइड लेते हैं उनके लिए खतरनाक है, उनके लिए खतरनाक है। दे आर इनवाइटिंग कि आ जाओ बेटे। यस, वो स्टीरॉइड ले रहे हैं। जो एडवाइस है कि यंग पीपल को ये ख्याल रखना चाहिए कि वहाँ जाओगे तो आपको मोतियाबिंद जल्दी आएगा। बिल्कुल, खासकर अगर स्टीरॉइड्स ले रहे हैं किसी भी रूप में, चाहे प्रोटीन पाउडर में डाला हुआ है या इंजेक्शन लिया गया, वाले सारे स्टेरॉइड लेते हैं तो सर उनको मोतियाबिंद होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो आपकी वजह से आने शुरू हुए। आप ये बताइए कहानी कि आपको ये कैसे आया कि अब दोनों हाथ से सर्जरी करनी, क्यों आया ये प्रेरणा आपको कहाँ से, इंस्पिरेशन मिली आपको? तो सर इसके लिए दो चीज़ रही। एक तो है कि मैं कर पाऊंगा, इसके लिए तो मेरी फैमिली से, मेरी 2 जुड़वा बेटियां हैं, उसमें एक लेफ्ट कर पाऊंगा, क्यों करूं? हाँ, क्यों करने की जहाँ तक बात है सर, हम जब कैटरेक्ट सर्जरी में पिछले 25 सालों से कर रहा हूँ, तो 2019 के आसपास कुछ केसेस ऐसे होते थे जिसमें मैं सोचता था कि भाई मैं एक हाथ से ऑपरेशन कर रहा हूँ, किसी तरह मैं दूसरी तरफ जाके, और मुझे पता होल बना सकते हैं क्योंकि आजकल माइक्रो सर्जरी होती है, बट अगर किसी तरह से मैं दूसरे रास्ते से जाके भी निकाल पाऊँ, आधा मोतिया इधर से निकाल लूँ, आधा दूसरे जगह से निकाल लूँ, तो अंदर जो स्ट्रक्चर्स को डैमेज होने का चांस नेग्लिजिबल हो जाएगा। और उस चीज़ के लिए ये होता था कि भाई मैं देखता था लेफ्ट हैंड वाले जो सर्जन हैं वो लेफ्ट से ज़्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल करते हैं और कर लेते, राइट हैंडेड राइट से। मेरे जो टीचर्स रहे थे उनमें एक लेफ्टी थे, तो वो लेफ्ट का आँख का ऑपरेशन ज़्यादा कॉन्फिडेंटली करते थे। जो राइट हैंडेड है वो राइट आई का ज़्यादा कॉन्फिडेंटली ऑपरेशन करते हैं। तो ये मन में एक हमेशा रहती थी, काश मैं एम्बीडेक्स्ट्रस हो सकता, क्योंकि एम्बीडेक्स्ट्रस बहुत लोग रहे हैं, बहुत लोग कलाकार रहे हैं, बहुत सेलिब्रिटीज रहे हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, लिखने में, काम करने में, लेकिन ऑपरेशन में एम्बीडेक्स्टरिटी एक मेरा सपना था, पर मुझे कभी लगता था पूरा हो नहीं सकता। तो सर यहाँ पे एक मेरा एक छोटा सा इंसिडेंस हुआ। मेरी जुड़वा बेटियां हैं, उसमें एक छोटी बेटी लेफ्ट हैंड से ऑपरेशन उसको लेफ्ट से लिखती है। तो मैं उसको जब 6 साल की थी, हम बैडमिंटन खेलते थे, तो वो मेरे राइट हैंड से स्विंग करने के लिए, फोर हैंड खेलने के लिए राइट यूज़ कर रही थी। तो मैंने कहा तू लेफ्ट कर, तो नहीं खेल पा रही थी, तो मैंने कहा चल मैं लेफ्ट से शुरू करता हूँ। तो सर वो इंसिडेंस था, कुछ दिन में मेरा लेफ्ट हैंड ना इंप्रूव होने लगा। उस दिन मेरे मन में ये विचार आया कि नहीं, मैं भी अगर कोशिश करूँ तो शायद लेफ्ट हैंड इंप्रूव हो जाएगा। फिर टेबल टेनिस इंप्रूव हुआ, फिर ब्रशिंग, बहुत सारी एक्टिविटी हुई। फिर मुझे लगा कि सर्जरी क्यों नहीं हो सकती। और सर कहते हैं जहाँ व्हेन देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो कोविड के जो लॉकडाउन आया सर, उस समय 2 महीने लॉकडाउन था, तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में वेट लैब बनाया और मैंने लेफ्ट हैंड को ट्रेन करना शुरू किया, गोट्स आई पे, प्रैक्टिस आइज पे। और 8-10 दिनों में देखा कि मेरा लेफ्ट हैंड तो तैयार था सीखने के लिए, मैंने उसको कभी मौका नहीं दिया था। तो इसका कहने का तो ये कि एज ए डॉक्टर मैं तो सोचता लेफ्ट हैंड जो है उतना एफिशिएंट नहीं है जितना राइट हैंड है। एक साइकोलॉजिकल है, जो लेफ्ट हैंड यूज़ करते हैं। तो आपको लगता है कि एज ए बायोलॉजिकली लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों के पास इक्वल
पावर है, इसके डिपेंड करता है हाउ टू यूज इट। यस तो सर हमारी बॉडी में नेचुरल एक डोमिनेंस होती है बायोलॉजिकली। जैसे एक आंख डोमिनेंट होती है सबकी, राइट है लेफ्ट आई, राइट हैंड डोमिनेंट सबका होता है या किसी का लेफ्ट हैंड डोमिनेंट होता है। हम डोमिनेंस को ना गलत तरह से सोचते हैं, हम सोचते हैं एक डोमिनेंट है तो दूसरा बेकार है। डोमिनेंस है लेकिन दूसरा भी इक्वली गुड है। अगर हम अपॉर्चुनिटी देते हैं अपने नॉन डोमिनेंट हैंड को, तो ब्रेन तो तैयार है, हमारी मसल मेमोरी बनी हुई है, हमारा एक्सपीरियंस तैयार है, सिर्फ लेफ्ट हैंड की मसल मेमोरी बनानी है। थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं लेफ्ट हैंड उतना अच्छा होना शुरू हो जाता है। आंखों में अगर आप दोनों हाथ यूज़ कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड को भी यूज़ कर रहे हैं, तो ये बड़ा चैलेंजिंग होगा ना आपके लिए। आपको लगता नहीं कि कहीं मैंने गलती से कर दी, आंख चली गई बेचारे की? नहीं सर, कैसे इसे ओवरकम कैसे किया? तो सर उसी के लिए हमारे ना जो गोट्स आई होते हैं, जो बकरे की आंख होती है, उस पर प्रैक्टिस कर करके मैंने ट्रेन किया। हम जब मैंने राइट हैंड को सिखाया था सर, जब मैंने 25 साल पहले आंखों का ऑपरेशन सीखा था। कहाँ पर प्रैक्टिस आपने किया है? बकरे की आंख में किया पहले? जो गोट्स आई आती है ना, हाँ, गोट आई आती है, उसको हम जब भी कोई प्रैक्टिस करनी होती है ना सर, कोई नई टेक्नोलॉजी, तो गोट्स की आई पे करते हैं, गोट या पिग की आई पे करते हैं। तो जो स्लॉटर हाउस से मंगाते हैं आइस को, उस पर प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले मैंने उस पर अपने लेफ्ट हैंड को ट्रेन किया अच्छी तरह। जैसे मैंने कभी 25 साल पहले जब ऑपरेशन सीखा था, जब भी ऐसे कितनी आंखें खराब की आपने? मेरे करीब 10-12 आंखों पे करने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया सर। कॉन्फिडेंस आ गया? 10-12 आंखों की प्रैक्टिस वहीं से की ना? पहले वहीं से की मैंने। तो आप मतलब चैलेंज इसमें कोई एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी भी यूज़ की, कोई एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने पड़ते हैं आपको इसके लिए? हाँ, डबल करेंगे जब आप? नहीं सर, इसको करने के लिए अलग से कोई इंस्ट्रूमेंट्स तो नहीं है। नहीं, 2 डबल चलेंगे ना? हाँ नहीं, मतलब इसमें होता है कि हम अगर राइट, जैसे 2 जगह से ऑपरेशन कर रहे हैं, राइट साइड से कर रहे हो तो राइट हैंड में भी इंस्ट्रूमेंट पकड़ के किया, फिर जब लेफ्ट हैंड से करो तो वो इंस्ट्रूमेंट मैंने स्विच कर दिए, फ्लिप कर दिए, और फिर लेफ्ट से किया। तो जो मेजर जो टनल होता है, जिस रास्ते से हम कैटरेक्ट निकाल रहे हैं, वो मेरे पास एक फ्रीडम है। मैं राइट साइड से भी बना सकता हूँ, लेफ्ट से भी बना सकता हूँ। जैसे राइट आई में मैं राइट से बनाता हूँ, लेफ्ट आई में लेफ्ट से बनाता हूँ। और कभी अगर डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स केसेज हैं, जैसे पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट है, कुछ मेडिकल टर्म्स हैं ये, तो उसमें मैं एक ही आंख में 2 होल बना देता हूँ। उससे क्या होता है कि जो कैटरेक्ट के पीछे गिरने के चांस खत्म हो जाते हैं, टिश्यूज को डैमेज नहीं होता। और कोई भी चीज़ की, जैसे आप एक बर्तन है, बर्तन के आपको अगर चीज़ निकाल रहे हैं, जैसे सपोज एक मटके में से मक्खन निकाल रहे हैं, आप ऐसे करके निकाल रहे हैं, लेकिन उसके अपोजिट साइड से कैसे निकालेंगे? दूसरे हाथ से निकाल सकते हैं, वरना आपको ऐसे करके हाथ घुमाना पड़ेगा, और वहीं पे हमारा हाथ की जो जॉइंट्स की मूवमेंट लिमिटेड हो जाती है। कि इसमें जैसे आपने ना डबल टनल, कई बार इंप्रेशन ये जाता है मेरे जैसे जो डॉक्टर जानते नहीं है, कि कई बार दोनों आँखों में मोतियाबिंद होता है। तो एट ए टाइम क्या आप इस कैपेबल हैं कि 2 हाथ आपके हैं, एट ए टाइम एक को करके दूसरी आंखों को एक ही दिन में कर सकते हैं क्या? सर एक दिन में तो किया जा सकता है, पर उसके लिए एम्बीडेक्सटेरिटी या ये जो दोनों हाथ यूज करने की कैपेसिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ नहीं है, पर दोनों हाथों का तो कर सकते हैं, क्योंकि एक टाइम आपके पास कम लगता है। हाँ, मेरा टाइम कम लगता है। जैसे अगर मैं 2 आंख की ऑपरेशन कर रहा हूँ अलग, अगर मैं सिर्फ एक ही हाथ से ऑपरेशन करूंगा तो मेरा शायद 1 घंटा लगेगा, लेकिन अगर मैं बीइंग एम्बीडेक्स्ट्रस, अब मेरे को 6-7 मिनट इस आंख में और 6-7 मिनट इस आंख में लगेंगे, तो 15-20 मिनट में दोनों आंख का ऑपरेशन खत्म हो सकता है। तो साहब आपके ये एडवांटेज ये है कि जब डबल हाथ यूज़ करते हैं तो लोगों के पास पूछेंगे हम डबल हाथ से फ़ायदा हमारे को क्या है, तो आपको कहने का मतलब कि टाइम कम लगेगा आपका? यस, समय कम लगता है, सेफ्टी ज़्यादा होती है और प्रिसीजन बढ़ जाती है सर। पर ये कन्वेंशनल से अलग कैसे है ये आपका डबल वाला, टनल वाला? सर कन्वेंशनल सर्जरी के अगर आप एक सर्जरी हाथ से कर रहा है तो और आप दोनों हाथ से कर रहे हैं, दोनों में अगर हमारे पेशेंट को बताना होगा कि फ़र्क क्या है दोनों में, एडवांटेज दोनों तो बता दिए, टाइम कम लगता है। हाँ। बाकी फ़र्क सर्जरी में, टेक्निक में फ़र्क क्या है? तो देखिए टेक्निक में फ़र्क ये है कि एम्बीडेक्स्ट्रस होने के बाद दोनों हाथ इस्तेमाल करने से, बराबर कैपेसिटी से, मेरे पास एक फ्रीडम है कि क्योंकि हमारी पुतली गोल होती है, हमें कहाँ पे होल बनाना है वो आपके चश्मे के नंबर को कंट्रोल करता है कि हम किस जगह पे होल बना रहे हैं। कि जैसे 0 to 180 डिग्री जैसे सर्कल होता है, तो 0 से लेके 180 डिग्री तक हम कहीं भी इंसिजन बना सकते हैं। ज़्यादातर सर्जन एक फिक्स जगह पे इंसिजन बनाते हैं, और उससे क्या होता है कि अब सबकी आंख अलग होती है सर। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट अलग है, हमारे रेटिना सबका अलग होता है, आइरिस पैटर्न अलग होता है, ऐसे हमारी जो कॉर्ने की शेप अलग होती है। तो हम एक स्कैन करते हैं पेंटाकैम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, और देखते हैं कहाँ पे सबसे स्टीप एक्सिस है, 70 पे है, 50 पे है, 0 पे है, 180 पे। तो उस एक्सिस पे ही मैं टनल बनाता हूँ। अब उस एक्सिस पे टनल बना के अगर कोई राइट हैंडेड है तो वो 45 से की डिग्री के आसपास तो कर सकता है, लेकिन अगर उसको लेफ्ट आई में करना है तो फिर वो नहीं कर सकता। उसको फिर अपने जो ट्रेनिंग के हिसाब से होल वहाँ बनाना पड़ेगा जहाँ पे कि एस्टिग्मेटिज्म बढ़ सकता है। मैं वहाँ टनल बना सकता हूँ जहाँ पे एस्टिग्मेटिज्म बढ़ता नहीं है, बल्कि चश्मे पे डिपेंडेंसी और कम हो जाती है। इसमें लोग की और भी इंटरेस्ट होंगी, जैसे आप कर रहे हैं तो इसका एक तो फ़ायदा है कि समय कम लगता है, क्या ये पहले से कम रिस्की भी है? यस, रिस्क इसमें बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है सर।
क्योंकि क्या होता है जब हम ऑपरेशन कर रहे होते हैं सारी सॉफ्ट टिश्यू आँख के अंदर जाते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि वहाँ से प्यूपिल कम फैला हुआ है, यहाँ पे लगता है कि वहाँ से जेली आ रही है, विट्रस, तो हमें अब हम फिक्स हो रहे थे हम यहाँ से अगर घुसे हैं अब हमें वहीं पे सर्जरी करनी है और वहाँ पे वीक एरिया है। तो अब हमारे पास क्या, मेरे पास क्या ऑप्शन है कि अगर मैंने देखा यहाँ पे वीक एरिया है तो मैं उस रिस्क को आगे ना बढ़ा के मैं दूसरी जगह से होल बना के मोतियाबिंद को निकाल के ला सकता हूँ। तो ये जो कैपेसिटी है इसमें रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है। इनफैक्ट जो कॉम्प्लेक्स केसेस है, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, कई बार मांस चिपका होता है अंदर, कई बार मोतिया बहुत हार्ड हो जाता है, कई बार जो मोतियाबिंद के सपोर्ट लिगामेंट्स होते हैं वो टूटे होते हैं, तो उन केसेस में जो मेरे एम्बीडेक्स्ट्रस होने से जो रिजल्ट देने में जो एक्यूरेसी बढ़ती है और सेफ्टी होती है। कैल्सिफिकेशन तो नहीं होता ना कहीं आँख मोतियाबिंद में, कैल्सिफिकेशन तो नहीं होता आँख में कहीं, कैल्सिफिकेशन नहीं, नहीं होता है, कैल्सिफिकेशन नहीं होता कुछ भी, कैल्सिफिकेशन नहीं। तो आपका मतलब इसमें रिस्क भी बहुत कम है। हाँ, और टाइम भी कम लगता है। पर कई बार लोगों को लगता है कि कॉस्ट का क्या फ़ायदा है, इसमें कोई कॉस्ट की बेनिफिट है या इसमें ओवरऑल कोई क्या बेनिफिट है, लगता है क्यों आए आदमी जब आपसे कराने के लिए? हाँ, तो सर यहाँ पे जैसे मैंने बताया मैंने करीब 6 टेक्नोलॉजी इवॉल्व की हैं। तो एक मैंने टेक्नोलॉजी इवॉल्व की है मिनी वेल फेको, जिसमें कि स्मॉल पीपल में ही, तो हम जब किसी की पुतली फैलती नहीं है ना सर, तो उसमें क्या होता है एक रिंग यूज़ करनी पड़ती है, मैलोगिन रिंग, जो करीब करीब सर्जरी की कॉस्ट 10 से 15 हज़ार रुपये बढ़ा देती है। जो मैंने एम्बीडेक्स्ट्रस में जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व की है उसमें मैं क्या करता हूँ, पुतली को मैं रिंग यूज़ नहीं करता, बिना रिंग यूज़ करे ही मोतियाबिंद को आराम से उसके नीचे जाके छोटे कम एरिया में से मैं जाके भी निकाल सकता हूँ मैं। तो वो जो कैपेसिटी है, ऑब्वियसली अगर कोई अफोर्ड कर सकता है रिंग यूज़ करके तो वो सेफ्टी बढ़ाता है, लेकिन अगर एक ही हाथ से ऑपरेशन कर रहे हैं तो रिंग यूज़ करना वो 100% कंपलसरी हो जाता है। मैं करीब करीब 70% लोगों में बिना रिंग यूज़ करे स्मॉल पीपल में भी कैटरेक्ट सर्जरी कर सकता हूँ। उसका एडवांटेज है डायरेक्टली 10-15 हज़ार रुपये की जो सेविंग पेशेंट को हो जाती है। तो मतलब उसी कॉस्ट में ज़्यादा बेनिफिट आ सकते हैं, सेफ्टी भी है, उसके बाद लॉन्जिविटी भी ज़्यादा है, यस, सक्सेसफुल भी ज़्यादा है, रिस्क भी कम है। इस रियल सर्जरी का आपका यही फायदा है उसके अंदर, फायदा है। पर एक बात समझ नहीं आया, कई बार होता है ना ऑब्जेक्टिव होता है, कोई आदमी का पॉजिटिव होता है, कोई मोटिवेशन होता है, मिशन होता है। जैसे विराट कोहली का मिशन है कि मैंने सचिन तेंदुलकर की 100 सेंचुरियाँ वो पार करनी है। ये करने में आपका क्या मिशन था, क्यों करना चाहते थे आपने? कि अभी तक आई की डॉक्टर आप कह रहे हैं कि मेरे को इस नॉलेज नहीं है कि 2 हाथ से करने वाला भी कोई नहीं है। तो क्या मोटिवेशन क्या था आपका? अभी तो उम्र 50 साल आपकी, बहुत टाइम पड़ा है। सर मोटिवेशन अगर मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे एक पर्सनल ग्रेटिफिकेशन मिला है इससे करके। और अब जो मेरा एक उद्देश्य है, जो ये मैं जो भी यंग सर्जन्स हैं जो कैटरेक्ट सर्जरी सीख रहे हैं, जो आज MBBS करके पोस्ट ग्रेजुएशन में आए हैं, मैं उन सबको ये एक मैसेज भी देना चाहता हूँ अपने माध्यम से कि पहले दिन से ही अगर आप लेफ्ट हैंड यूज़ करना शुरू कर देंगे सर्जरी के समय, तो आपकी जो सर्जिकल स्किल्स है वो एक नेक्स्ट लेवल की हो जाती हैं। और नेक्स्ट लेवल की स्किल्स का मतलब है कि आपकी जो देखिए, जैसे मैंने कहा एक ज़माने में क्रिकेटर राइट या लेफ्ट हैंड होता था, आज वो दोनों तरफ से करते हैं। तो आज जो सूर्य कुमार यादव की जो IPL में T20 में जो वैल्यू है, शायद राहुल द्रविड़ की जैसे बैट्समैन की नहीं होगी। विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, राहुल, आई एडमायर हिम, लेकिन बदलते ज़माने के साथ हमें स्किल्स को इवॉल्व करना। और एक मोटिवेशन जो आपने पूछा, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, हमारे मेडिकल फील्ड में सबको एक खतरा लगता है कि AI और रोबोटिक्स आ रही है, क्या हम सर्जन्स किसी दिन यूजलेस हो जाएंगे, रिडेंडेंट हो जाएंगे? तो मैं यही मोटिवेशन अपने TEDx टॉक में भी मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी हम इंसान ने बनाई है, टेक्नोलॉजी की मदद से हम इवॉल्व हो रहे हैं। अगर हम रिडेंडेंट ना होके अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएं और नई टेक्नोलॉजी की मदद से नई स्किल सीखें, तो सर हम टेक्नोलॉजी को चैलेंज कर सकते हैं और ओवरऑल ह्यूमन काइंड को बेटर सर्व कर सकते हैं। तो आज मैं इस टेक्नोलॉजी, मैं टू बी ऑनेस्ट, जो मैं एम्बीडेक्स्ट्रिटी क्रिएट कर पाया हूँ, आज से 25 साल पहले जब मशीनें इतनी टेक्नोलॉजी इवॉल्व नहीं हुई थी तो नहीं कर सकता था मैं। आज मैं क्यों इवॉल्व कर पाया हूँ? क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि कुछ चीज़ें टेक्नोलॉजी, जैसे उसमें सेंसर लगे होते हैं तो चैम्बर डीप रहता है, कटिंग एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई है। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ मैं इंप्रूव कर रहा हूँ। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ प्रभु जी, आपने देखा होगा आज से 30 साल पहले जब बजाज चेतक स्कूटर चलाते थे तो एक हाथ में तो क्लच हो तो गियर होता था, एक हाथ में रेस होती थी और एक पैर ब्रेक पे होता था, और एक पैर इसलिए फ्री होता था कि जब ब्रेक मारे तो हम रोक पाए। तो यानी कि आपके चारों लिम्स, मतलब दोनों हाथ दोनों पैर बिजी थे। आज आप सड़क पे देखिए, लड़की आएगी, एक हाथ से स्कूटी चला रही है, कान पे मोबाइल रखा हुआ है, थैला पकड़ा हुआ है, देखा आपने? होता है डेंजरस, डेंजरस होता है। आप तो ऐसा नहीं करते ना? नहीं, इट इज डेंजरस। लेकिन अगर आप देखिए एक स्किल इंप्रूव हुई है, स्किल वाइज स्कूटर चलाने की स्किल, आज भी वही व्यक्ति बजाज उस पे गियर वाले स्कूटर पे वो स्किल नहीं दिखा सकता। मैं सवाल आपसे पूछूंगा, जो आपने कहा है कि स्किल डेवलप होता है, पर इस तरह की माइक्रो सर्जरी करना आँख बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसके अंदर आप बैलेंस, मेंटल बैलेंस कैसे रखते हैं? सर्जरी इंस्ट्रूमेंट और माइंड का बैलेंस, कहीं भी इधर से उधर सुई चली गई तो खत्म।
तो सर ये चीज़ मैं कहूँगा, कि यही चीज़ 5-7 मिनट में आपकी आंख का सवाल है, जिंदगी के अंधे हो जाओगे या बासी जाओगे। तो सर ये चीज़ हमारे, मैं कहूँगा कि आई थिंक, क्योंकि मैं देखा 8 सर्जन जैसे बड़े बड़े डॉक्टर हैं, म्यूजिक लगा देते हैं जब कर रहे होते हैं चलता रहता है म्यूजिक, तो बड़े पीसफुल रहते हैं। तो आप अपने आप को बैलेंस रखने के लिए वहाँ पर क्या करते हैं? सो सर यहाँ पे मैं कहूँगा कि यहाँ मैं शेयर करूँगा, मैं हनुमान जी को मैं बहुत मानता हूँ। तो मैं हनुमान जब चालीसा पढ़ते हैं फिर आप? तो मेरी हॉस्पिटल में, मतलब मेरे ऑपरेशन थिएटर में लगातार हनुमान चालीसा चलती रहती है। डैट गिव्स मी अ वेरी सीरीन फीलिंग, पीसफुल फीलिंग। आपको याद है हनुमान चालीसा? पूरी सर, पूरी याद है। पूरी याद है? पूरी याद है। आओ एक थोड़ा पढ़ दो ना जरा, ताकि पेशेंट को पता लगे कि हनुमान के भक्त सर हैं। लय में पढ़े या फास्ट? लय में पढ़िए तो मजा तभी आएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधार, बरनउ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। नहीं, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि, हरहु कलेस विकार। अब लगता है कि राम भक्त हैं और हनुमान भक्त है, उसकी वजह से आपकी ये जो सर, सब नई टेक्निक सीख रहे उन्हीं हैं की आप। शक्ति है सर। वो तो पूरा पहाड़ उठा के लेकर के आए थे। ठीक है, आपसे हमसे बातचीत हुई, सुना, बहुत अच्छा लगा। आपको थोड़ा जर्नी भी पता लगे कि आप कैसे डॉक्टर बने और आगे आने वाले डॉक्टरों के लिए क्या आपको कहना है। तो देखिए मैं, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी आंखों के इलाज की, तो आपको क्या कहना चाहिए डॉक्टर्स को? जो आज के बच्चे आ रहे हैं वो थोड़ा जल्दी में रहते हैं हर चीज़ की। तो देखिए मैं, यस आपने सही कहा, जेनजी है आजकल, दे आर वेरी एक्सपेक्टेशंस भाई हैं। देखिए बदलते ज़माने के साथ सोच बदलनी पड़ती है। लोग कुछ जेनजी को गलत बोलते हैं, कुछ सही बोलते हैं। मैं कहूँगा बदलते ज़माने के साथ हमें बदलना पड़ता है। हमारी जनरेशन को हमारी एल्डर जनरेशन बोलती थी गलत है, कुछ जेनजी को गलत बोलते हैं, पर ना हमारा उसमें कसूर था ना जेनजी का। टेक्नोलॉजी के ज़माने पैदा हुए हैं, तो आपके साथ टेक्नोलॉजी आपके साथ दो धारी तलवार की तरह है दोस्तों। जो भी जेनजी हैं, टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर अगर आपने केयरफुली यूज़ नहीं की तो आप ही को काट भी सकती है टेक्नोलॉजी। हमारे एज ए सर्जन बात करें, डॉक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक हेल्प है, पर एक खतरा भी है। जैसे मैंने कहा बहुत, अभी पीछे एक ना टाइम्स ऑफ इंडिया में एक पब्लिश हुआ था, लैंसेट में पब्लिकेशन पब्लिश होता आर्टिकल लैंसेट में, कि रोबोटिक्स और एआई में डी स्किल दी डॉक्टर्स। ये आर्टिकल आया था अभी लैंसेट में, आप देखेंगे। तो उसमें, जैसे मैं एटर्नली ऑप्टिमिस्टिक मुझे लोग बोलते हैं, तो उसमें लिखा था कि ठीक है ना, डिपेंडेंसी ऑन एआई में डी स्किल दी डॉक्टर्स, ये हेडलाइन थी। तो एक तो पहले डिपेंडेंस, अगर हम डिपेंडेंट ना हो तो लेट अस नॉट बी डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आप एक एग्जांपल देता हूं प्रभु जी, आपने पीछे देखा होगा सुनीता विलियम्स ऊपर स्पेस में गए थे, 7 दिन के लिए गए थे, वो 9 महीने के लिए लटक गए थे। टेक्नोलॉजी फेल हो गई थी ना। टेक्नोलॉजी फेल हो गई। तो मैं कहता हूं व्हेन टेक्नोलॉजी इज आवर मास्टर, डिजास्टर हैपन फास्टर। अब वो ऊपर गए, अटक गए। यू आर टेलिंग दैट न्यू पीपल अवॉइड डिजास्टर। हाँ, तो अब टेक्नोलॉजी कैन, भाई आप जितने, अब अभी देखिए टेक्नोलॉजी में जो अहमदाबाद में जो क्रैश हुआ, एक टेक्नोलॉजी फेलियर हुआ। तो टेक्नोलॉजी पे हम डिपेंडेंट तो हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी है जो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट ना होके आप टेक्नोलॉजी के साथ पैरेलल चलिए, अपनी स्किल्स को जरूर इंप्रूव करिए। तो ऐसी आ गई ना, बीजिंग में बैठा हुआ डॉक्टर जो कैलिफोर्निया में ऑपरेशन कर रहा है बैठ। हाँ, पर सर लोग, पता है अभी सर्जन हमारे फ्रेटर्निटी में ये कहा जाता है कि यार रोबोटिक आ रहा है, हम फ्यूचर में हमारा भविष्य क्या है। जो भी इंजीनियर से कहते हैं एआई आ जाएगा, जो कोडिंग करते हैं हमारा भविष्य क्या है, सबको डर लगता है। तो मेरा क्या मानना है कि भगवान, जिस इंसान ने टेक्नोलॉजी बनाई है, उस इंसान को आउटडेटेड करने की क्षमता टेक्नोलॉजी में नहीं है। हाँ, उस टेक्नोलॉजी से डर के अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं, तो जरूर आउटडेट हो जाएंगे। तो आगे लगता है कंपटीशन, जो मैं कहता हूँ लोगों को, कंपटीशन होगा एआई वर्सेस बीआई। आप पूछेंगे बीआई क्या है? हाँ, बीआई नहीं समझा सर मैं। एआई इज आर्टिफिशियल, बीआई इज बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल विल ऑलवेज बी सुपीरियर देन एआई। ऑलवेज सर, ऑलवेज। तो आपका कहना, मैं तो यही कहूंगा कि एआई और बीआई में कंपटीशन होगा, बीआई विल बी सुपीरियर देन एआई। ऑलवेज सर, ऑलवेज। तो आज की हम हेल्थ टॉक में इतना ही करेंगे। हमने शुरू किया आँखों से, कि आँखों से जब तक दिखाई नहीं देगा अच्छी तरह से, स्वस्थ आँखें नहीं होंगी, तो बाकी शरीर भी आपका स्वस्थ नहीं हो सकता। तो अगली बार फिर मिलेंगे, किसी और डॉक्टर से बात करेंगे, हेल्थ टॉक जारी रहेंगी। हम हार्ट के बारे में बात करेंगे, माइंड के बारे में बात करेंगे, बाकी बॉडी के पार्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, हमारे स्पेशलिस्ट आते रहेंगे। तो आप देखते रहिए हेल्थी टॉक। आज का बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।